Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. This is gonna blow your mind. होम्योपैथी की दुनिया वैसे ही कंफ्यूजिंग है जैसे नेटफ्लिक्स पर सीरीज चुनना, रेमेडीज की इतनी वैरायटी कि दिमाग घूम जाए। लेकिन कुछ रेमेडीज हैं जो गेम ऑफ थ्रोन्स के व्हाइट वॉकर्स की तरह अपनी डार्कनेस और मिस्ट्री के लिए फेमस है। और इन सब में सिफिलाइनम, ये तो होम्योपैथी का वोल्डेमॉर्ट है, सब जानते हैं। कोई नाम नहीं लेना चाहता और समझना तो और भी डिफिकल्ट। सिफिलाइनम वो स्टेट है जो एवेंजर्स के थेनोस की तरह सब कुछ धीरे धीरे मिटा देता है। इंटेंस, रेयर और पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन और डिके में डूबा हुआ। क्लिनिक में ये रोज रोज नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह पूरी रियलिटी को ट्विस्ट कर देता है। एक लंबी डरावनी शैडो हर चीज पर। सिफिलिनम को समझना मतलब हैरी पॉटर के फॉरबिडन फॉरेस्ट में घूमना, डार्क, क्रीपी और हर कोने में कुछ डरावना छुपा हुआ। यहाँ होप का नामो निशान नहीं, बस डूम का स्पॉइलर अलर्ट हर जगह, जैसे वॉकिंग डेड में हर एपिसोड के एंड में। सिफिलिनम का असली स्वैग है डिसइंटीग्रेशन, मतलब सब कुछ धीरे धीरे टूट रहा है, जैसे ओल्ड मंक की बोतल पार्टी के एंड तक। इमेजिन करो आपके जीन्स की सिलाई एक एक धागा करके खुल रही हो, बस वैसा ही है ये स्टेट। कोई धमाकेदार एक्सप्लोजन नहीं, ये तो स्लो मोशन विलन है, रस्ट की तरह सब कुछ धीरे धीरे खा जाता है। माइंड, इमोशंस, बॉडी, सब। इस स्टेट में लोग खुद को अंदर से सड़ा हुआ फील करते हैं, जैसे फ्रिज में रखा पुराना पिज्जा, करप्ट, बियॉन्ड रिपेयर। ये इंटरनल डिके कभी डिप्रेशन की तरह दिखता है, कभी बिना रीजन के सेल्फ डिस्ट्रक्शन। लॉजिक तो मार्वल के टाइम ट्रैवल जैसा, समझ ही नहीं आता। ये है कोलैप्स के एज पर जीना। हर वक्त लगता है अब तो सब बर्बाद होने वाला है, जैसे बिग बॉस में इविक्शन की रात। सिफिलिनम को समझना है तो सरफेस से नीचे देखो, कोर फीलिंग पकड़ो, जैसे शर्लॉक होम्स क्लू ढूंढता है। सेंट्रल डिल्यूजन, सब कुछ बर्बाद, मतलब मीर पास कुछ भी नहीं बचा बॉस। ये बिलीफ है कि सब होपलेसली डैमेज्ड है, जैसे के सीरियल्स में हीरोइन की जिंदगी। रिडेम्पशन पॉसिबल ही नहीं। ये सिर्फ सैडनेस नहीं, ये नेगेटिविटी का ब्लैक होल है। लाइट अंदर गई, बाहर नहीं आई, जैसे इंटरस्टेलर का गारगांटुआ। ये फीलिंग हर चीज में घुस जाती है, थॉट्स, फियर्स, एक्शंस और बॉडी के पुराने पेन तक। ये वो सैड बैकग्राउंड म्यूजिक है जो हर ड्रामेटिक टीवी सीरियल में बजता रहता है, सोल के अंदर। तो जब सिफिलिनम वाला पेशेंट क्लिनिक में आए तो समझो ये एवेंजर्स असेंबल वाला मोमेंट है। सेंसिटिविटी और एम्पैथी के साथ अप्रोच करो। सिर्फ सिम्टम्स मत देखो, जैसे रात में हड्डियों में दर्द या ओसीडी वाला हाथ धोना। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। असली कहानी है एक इंसान जो अंदर से एवेंजर्स के हल्क की तरह स्ट्रगल कर रहा है, डिस्ट्रक्शन की फोर्सेस से लड़ रहा है। होम्योपैथ्स का काम है डार्कनेस के पार देखना, उस रेमेडी को ढूंढना जो उनकी लाइफ में एक छोटा सा जादू की झांपी वापस ला सके, अबिस से बाहर हीलिंग की ओर। सिफिलिनम को समझने के लिए हमें सबसे पहले माइज़म्स के ब्रॉडर थ्योरी में इसकी जगह को समझना होगा, जो होम्योपैथिक फिलॉसफी का एक सेंट्रल कंसेप्ट है। हानेमान होम्योपैथी के फाउंडर थे। उन्होंने 3 प्राइमरी माइज़म्स की पहचान की थी, सोरा, सिकोसिस और सिफिलिस। इन्हें सिकियों के तौर पर मत सोचो, बल्कि ऐसी एनर्जेटिक पैटर्न्स या प्रीडिस्पोजिशंस के तौर पर सोचो जो यह प्रभावित करती हैं कि हम सिकी और जीवन को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। सोरा पहला और सबसे फंडामेंटल मायाज़मा है जो कमी या अभाव की स्थिति को दिखाता है। यह कुछ हासिल करने की इच्छ है, पर्याप्त न होने का एहसास है। एक सौरिक व्यक्ति को लग सकता है कि उसके पास अच्छी नौकरी, पर्याप्त पैसा या परफेक्ट हेल्थ नहीं है, जिससे वह लगातार स्ट्राइविंग और एंजाइटी की स्थिति में रहता है। उनका स्ट्रगल फंक्शन का है। वे इस परसीव्ड लैक को दूर करने के लिए बेहतर फंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। साइकोसिस दूसरा मायाज़मा है जो सिर्फ कमी से आगे बढ़कर एक्सेस या ओवर फंक्शन की स्थिति में चला जाता है। यह अपनी परसीव्ड वीकनेस को कुछ एक्स्ट्रा बनाकर छिपाने के बारे में है। ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसे अंदर से इनसिक्योर और छोटा महसूस होता है, इसलिए वे इसे छिपाने के लिए एक बड़ा बोस्टफुल ईगो डेवलप कर लेते हैं। यही साइकोसिस का एसेंस है।
ये ओवरग्रोथ के रूप में मैनिफेस्ट होता है, फिजिकली जैसे वॉट्स या ट्यूमर्स, और इमोशनली भी जैसे फिक्स्ड आइडियाज, सीक्रेट्स और सेल्फ का इन्फ्लेटेड सेंस। साइकोटिक व्यक्ति लगातार इस फसाड को बनाए रखने की कोशिश करता है ताकि उसकी इनर वीकनेस दुनिया से छिपी रहे। उनकी कोर फीलिंग है कि उनमें एक इरिमीडिएबल इंटरनल वीकनेस है जिसे हर कीमत पर छिपाना होगा, जिससे उनके जीवन में रिजिडिटी और फिक्सडनेस आती है। फिर हम सिफिलिस पर आते हैं, जो डिस्ट्रक्शन का मायाज़म है। अगर सोरा कोशिश करने और फेल होने के बारे में है और साइकोसिस फेलियर को छिपने के बारे में है, तो सिफिलिस पूरी तरह हार मान लेने की स्थिति है। ये एंड स्टेज को दिखाता है जहां स्ट्रगल खत्म हो गया है और केवल डिके और कोलैप्स ही बचा है। कोर फीलिंग टोटल डिस्पेयर और होपलेसनेस की है। यह विश्वास कि सब कुछ रिपेयर से परे नष्ट हो गया है। यह सिर्फ कमजोर होने का एहसास नहीं है, यह पूरी तरह से रूइंड, रॉटन और कंप्लीट अनाहिलेशन के रास्ते पर होने का एहसास है। सिफिलिटिक मायाज़म इसलिए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस से जुड़ा है, फिजिकल लेवल पर जैसे अल्सरेशन और टिश्यू निक्रोसिस, और मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी, जिससे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, वायलेंस और नाइहिलिज्म होता है। तो हम एक क्लियर प्रोग्रेशन देख सकते हैं। सोरा होपफुल स्ट्रगल है, मैं बेहतर होने की कोशिश करूंगा। साइकोसिस फिक्स्ड स्ट्रगल है, मुझे अपनी वीकनेस को हर कीमत पर छिपाना होगा। सिफिलिस होपलेस एंड है, कोई फायदा नहीं, सब कुछ नष्ट हो गया है। सर्दी वाला व्यक्ति इन मायाज़म्स को अलग तरह से व्यक्त कर सकता है। सौरिक व्यक्ति चिंता करता है, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी कल की मीटिंग के लिए ठीक हो जाऊंगा। साइकोटिक व्यक्ति अपनी सिकी को छिपाता है, कहता है मैं ठीक हूं, बस मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, जबकि वह बहुत बुरा महसूस कर रहा होता है। सिफिलिनम व्यक्ति को गहरा डिस्पेयर महसूस हो सकता है, यह सोचकर यही है, यह सर्दी नुमोनिया में बदल जाएगी और मैं मर जाऊंगा। यह सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे अंडरलाइंग मायाज़म जीवन और सिकी के पूरे एक्सपीरियंस को रंग देता है। सिफिलिनम वाले इंसान का दिमाग बहुत ही दिलचस्प और अक्सर एक डरावनी जगह होता है, जहां मौत, बर्बादी और विनाश जैसी चीजों का ख्याल हमेशा रहता है। ये कोई पल भर की उत्सुकता नहीं है, बल्कि एक गहरी, लगातार बनी रहने वाली दिलचस्पी है, जो उनके दुनिया को देखने के तरीके को बदल देती है। वे कब्रिस्तान, अंतिम संस्कार और दुखद कहानियों और आपदाओं की तरफ खींचे चले जा सकते हैं। यह आकर्षण उनके इस गहरे भ्रम से आता है कि सब कुछ बर्बादी की हालत में है। उनके लिए मौत कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार मंडराती हुई हकीकत है। उन्हें अपनी मौत या अपने प्रियजनों की मौत के बारे में बार बार ख्याल आ सकते हैं। अक्सर इसके साथ एक गहरी निराशा होती है कि सभी चीजों के अनिवार्य विनाश को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। यह अंदरूनी स्थिति अक्सर एक खास तरह की मानसिक कठोरता और मजबूरी को जन्म देती है। सिफिलिनम का दिमाग एक ही विनाशकारी विचार पर अटक सकता है, उसे बार बार एक लूप में चलाता रहता है। ये किसी खास सिकी जैसे कैंसर या पहले के समय में खुद सिफिलिस का जुनूनी डर बन सकता है। उन्हें लग सकता है कि उन्हें कोई भयानक सिकी हो गई है और उनका शरीर अंदर से सड़ रहा है, भले ही इस डर को सपोर्ट करने के लिए कोई मेडिकल सबूत न हो। यह सिर्फ हाइपोकॉन्ड्रिया नहीं है, यह एक गहरा, अटूट विश्वास है जो उनके अंदरूनी नुकसान और भ्रष्टाचार की भावना में निहित है। यह मानसिक जुनून अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इन घुसपैठिए बुरे विचारों को रोकने में पावरहीन है। सिफिलिनम के दिमाग की एक और खास बात अलगाव और अकेलेपन की गहरी भावना है। उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि वे दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग हैं, अपनी अंदरूनी डार्कनेस पन से अलग थलग पड़े हैं। इससे उन्हें यह विश्वास हो सकता है कि वे पागल हो रहे हैं, क्योंकि वे अपनी निराशा की अंदरूनी दुनिया को बाहर की सामान्य दुनिया से नहीं जोड़ पाते। यह बहिष्कृत होने की भावना इतनी मजबूत हो सकती है कि वे समाज से कट सकते हैं, एकांत प्रिय और रहस्यमयी बन सकते हैं। सिफिलिनम की स्थिति का अकेलापन बहुत बड़ा है। यह एक व्यक्तिगत नरक में फंसे होने जैसा महसूस होता है, जिससे कोई बच नहीं सकता और कोई भी उनके दुख को सही मायने में समझ नहीं सकता। इसके अलावा यह मानसिक स्थिति कभी कभी विनाश की इच्छा को जन्म दे सकती है।
जो बाहर के साथ साथ अंदर की ओर भी निर्देशित होती है। कुछ बहुत बुरे मामलों में हिंसक विनाशकारी आवेग हो सकते हैं। यह सिर्फ गुस्से से नहीं पैदा होता, बल्कि एक ऐसी दुनिया के खिलाफ एक विनाशकारी क्रोध से पैदा होता है जिसे वे उतना ही भ्रष्ट और अर्थहीन मानते हैं जितना वे खुद को महसूस करते हैं। इस स्थिति में एक व्यक्ति को चीजें तोड़ने, दूसरों को चोट पहुंचाने या अराजकता पैदा करने की अचानक चौंकाने वाली इच्छाएं हो सकती हैं। ये आवेग अक्सर व्यक्ति के लिए बहुत बड़े डर और शर्म का कारण होते हैं, जो उनके इस विश्वास को और मजबूत करते हैं कि वे मूल रूप से बुरे या अंदर से सड़े हुए हैं, जिससे निराशा और आत्मघृणा का चक्र गहरा होता जाता है। रियल लाइफ केसेस एक रेमेडी पिक्चर के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाने में मदद करते हैं। मैंने एक बार एक आदमी का ट्रीटमेंट किया था जो 40 की उम्र का एक आर्किटेक्ट था और मेरे पास बहुत ज्यादा नींद न आने की प्रॉब्लम के साथ आया था। उसकी प्रॉब्लम सोना नहीं थी, बल्कि हर रात 2 या 3 बजे के आसपास बहुत गहरे डर के साथ जागना था। उसने इसे एक ऐसी फीलिंग बताया जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। दिन के दौरान वह इस विचार में डूबा रहता था कि उसने जो बिल्डिंग्स डिजाइन की हैं, वे फंडामेंटली फ्लॉड हैं और एक दिन गिर जाएंगी, जिससे सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। वह घंटों अपने कैलकुलेशंस को रीचेक करने में बिताता था, एक ऐसा काम जो उसने सालों से परफेक्शन के साथ किया था। फिर भी वह आने वाली तबाही की फीलिंग से बाहर नहीं निकल पाता था। यह एक रैशनल डर नहीं था, यह पूरी बर्बादी का एक सिफिलिटिक भ्रम था जो उसके जीवन के काम पर प्रोजेक्ट किया गया था। एक और यादगार केस एक यंग महिला का था जिसे बहुत ज्यादा एक्जिमा था। उसकी स्किन पर छाले और दरारें थीं, खासकर उसके हाथों पर, और रात में इतनी खुजली होती थी कि वह खून निकलने तक खुद को खरोंचती रहती थी। जब मैंने उसकी मेंटल और इमोशनल स्टेट के बारे में जाना तो उसने मौत के प्रति अपनी लाइफ लॉन्ग ऑब्सेशन के बारे में बताया। बचपन में वह मरे हुए कीड़े कलेक्ट करती थी और हॉरर मूवीज की शौकीन थी, खासकर ऐसी जिनमें ज़ॉम्बी और डीके शामिल हो। उसने एक फ्लैट इफेक्ट के साथ बात की, अपने फ्यूचर के बारे में गहरी निराशा व्यक्त की। क्या फायदा, वो पूछती थी, हम सब अंत में सैडने ही वाले हैं। उसके फिजिकल सिम्पटम्स, अल्सरेशन और रात की बिगड़ती हालत उसके निराशावादी वर्ल्ड व्यू के साथ मिलकर साफ तौर पर सिफिलिनम स्टेट की ओर इशारा करते थे। मुझे एक वकील भी याद है जिसे एक मुश्किल लीगल केस के बाद कीटाणुओं और कॉन्टेमिनेशन का एक बहुत ज्यादा डर हो गया था। उसने दिन में सैकड़ों बार अपने हाथ धोना शुरू कर दिया, इस हद तक कि उसकी स्किन कच्ची और खून बहने लगी थी। वह जानता था कि उसका बिहेवियर इरेशनल था, लेकिन उसने इसे एक डरावनी लॉजिक के साथ समझाया। दुनिया में करप्शन है, एक मोरल डीके है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ और मैं इसे खुद से धोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह इम्पॉसिबल है, यह मेरे अंदर भी है। यह स्टेटमेंट सिफिलिनम के एसेंस को पूरी तरह से कैप्चर करता है, एक इंटरनल मोरल सडन की फीलिंग जिसे साफ नहीं किया जा सकता, जिससे एक बेताब, बार बार किया जाने वाला और आखिर में बेकार रिचुअल होता है। उसकी लाइफ उसकी अपनी बनाई हुई एक जेल बन गई थी, जो खुद को एक लाइलाज इंटरनल दाग से प्योर करने की इस ऑब्सेसिव नीड से तय होती थी। ये स्टोरीज दिखाती है कि सिफिलिनम मियाज्म अलग अलग तरह से कैसे दिख सकता है, फिर भी कोर थीम वही रहती है। चाहे वह एक आर्किटेक्ट हो जिसे ढाने का डर हो, एक यंग महिला हो जिसे डीके का ऑब्सेशन हो, या एक वकील हो जो इंटरनल करप्शन को धोना चाहता हो, अंदर की फीलिंग वही है, बर्बादी और निराशा का एक गहरा और अटल बिलीफ। उनकी लाइफ की डिटेल्स अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा का गीत एक जैसा है। इस गीत को पहचानना सही रेमेडी ढूंढने की कुंजी है। यह बर्बादी, निराशा और अंधेरे में धीरे धीरे पीस कर गिरने की धुन है, एक ऐसी स्टेट जिसे केवल सिफिलिनम जैसी गहराई से काम करने वाली रेमेडी ही ठीक करने की उम्मीद कर सकती है। सिफिलिनम में दिखने वाले ऑब्सेसिव कंपल्सिव टेंडेंसीज दूसरे रेमेडीज से अलग होते हैं। ये सिर्फ मामूली चिंता या चीजों को ठीक से रखने की जरूरत से नहीं आते, जैसा कि आर्सेनिकम एल्बम जैसे रेमेडी में दिख सकता है, बल्कि सिफिलिनम की कंपल्शंस केओस और डिके की लहर को रोकने की एक डेस्परेट कोशिश होती है, जिसे व्यक्ति महसूस करता है कि वह उसे अंदर से खत्म कर रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑब्सेसिव हैंड वॉशिंग या सफाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंता।
व्यक्ति को अंदर से बहुत ज्यादा गंदा, दूषित या मॉरली करप्ट होने का एहसास होता है। बाहर से हाथ धोना एक सिंबॉलिक लेकिन आखिरकार बेकार कोशिश है इस अंदरूनी स्टेन को मिटाने की। यह एक ऐसा रिचुअल है जो निराशा से पैदा होता है, न कि सिर्फ कीटाणुओं के डर से। कंट्रोल की यह जरूरत कलेक्टिंग के कंपल्शन में भी दिख सकती है। जबकि बहुत से लोग चीजें कलेक्ट करना पसंद करते हैं, सिफिलाइनम का कलेक्टर एक अलग तरह की एनर्जी के साथ ऐसा करता है। वे उन चीजों को होर्ड कर सकते हैं जिन्हें दूसरे जंक मानेंगे। पुराने अखबार, टूटी हुई चीजें या बेतरतीब ट्रिंकेट्स। ये चीजों की वैल्यू या ब्यूटी के बारे में नहीं है। ये रैकेट से कुछ बचाने की कोशिश है, एक ऐसी दुनिया के टुकड़ों को पकड़े रहने की जिसे उन्हें लगता है कि वह टूट रही है। हर आइटम एंट्रोपी और डीके के खिलाफ एक छोटी जीत का प्रतीक है। कलेक्शन उनके लिए इंक्रोचिंग वॉइड के खिलाफ एक किला बन जाता है। डिसइंटीग्रेशन की उनकी अंदरूनी भावना के खिलाफ एक टैंजिबल लेकिन नाजुक बैरियर। इस ऑब्सेसिव पैटर्न का एक और रूप रूटीन्स और स्केड्यूल्स का कड़ा पालन है। सिफिलिनम व्यक्ति के लिए प्लान से कोई भी बदलाव बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर सकता है, क्योंकि यह केओस की बाढ़ को रोके हुए बांध में दरार जैसा लगता है। उन्हें रोज एक ही समय पर एक ही खाना खाने की जरूरत हो सकती है, या काम पर जाने के लिए एक ही रास्ते का पालन करने की। कंफर्ट के लिए नहीं, बल्कि इस गहरे डर से कि कोई भी बदलाव एक पूरी तरह से कोलैप्स को जन्म दे सकता है। यह रिजिडिटी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अपनी बाहरी दुनिया के हर छोटे डिटेल को कंट्रोल करके वे अंदर महसूस होने वाली गहरी इंस्टेबिलिटी का मुकाबला करने के लिए स्टेबिलिटी का एक इल्यूजन बनाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी डिसऑर्डर के गर्त पर एक टाइट रोप वॉक बन जाती है। आखिरकार ये सभी कंपल्सिव बिहेवियर्स, ढोना, कलेक्ट करना, कड़े रूटीन्स, एक ऐसे दिमाग के लक्षण हैं जो एक असहनीय सच से जूझ रहा है। सच जैसा कि सिफिलाइनम व्यक्ति उसे समझता है, यह है कि सब कुछ टूटने वाला है। उनके रिचुअल्स मैजिकल थिंकिंग का एक रूप है, एक डेस्परेट प्रेयर है कि अगर वे अपनी जिंदगी के इस एक छोटे से पहलू को कंट्रोल कर सकें, तो वे किसी तरह इनएविटेबल बड़े डिस्ट्रक्शन को टाल सकते हैं। यह एक दुखद और एग्जॉस्टिंग लड़ाई है जो हर दिन उनके अपने कोर डिल्यूजन के खिलाफ लड़ी जाती है। इन कंपल्शंस को बढ़ावा देने वाली निराशा को समझना जरूरी है, ताकि उन्हें दूसरे रेमेडी स्टेट्स में समान व्यवहारों से अलग किया जा सके और सच्ची हीलिंग का रास्ता मिल सके। सिफिलिनम की इमोशनल दुनिया बहुत गहरी और लगातार निराशा से भरी होती है। यह पल्साटिला जैसी हल्की उदासी या इग्नेशिया जैसी एंजाइटी वाली उदासी नहीं है, बल्कि यह एक भारी, स्थिर और हर तरफ फैली हुई निराशा है। ऐसे इंसान को लगता है कि उनकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती और कोई भी कोशिश करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह, आप जानते हैं, उन्हें बहुत उदासीन और रिजाइंड बना सकता है, जहां वे बस लाइफ से हार मान लेते हैं। वे अपनी हेल्थ, अपने काम और अपने रिश्तों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आलस की वजह से नहीं, बल्कि इस गहरे विश्वास से कि यह सब बेकार है। यह निराशा अक्सर रात में और खराब हो जाती है, एक ऐसा समय जब बाहर का अंधेरा उनके अंदर के अंधेरे को दिखाता है और दिन की सारी चीजें गायब हो जाती हैं। ये गहरी निराशा अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों की वजह बनती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं। उनके अंदर का एक हिस्सा चाहता है कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। ये कई तरह से दिख सकता है, जैसे शराब या ड्रग्स का नशा करना या खतरनाक और लापरवाह हरकतें करना। खुद को खत्म करने की एक कॉन्शियस या अनकॉन्शियस इच्छा हो सकती है। सबसे एक्सट्रीम रूप में यह सुसाइडल थॉट्स और एक्शन की वजह बन सकता है। सिफिलिनम में सुसाइड करने की इच्छा मदद के लिए एक पुकार नहीं है। यह एक शांत, ठंडा और कैलकुलेटेड डिसीजन है जो इस विश्वास से पैदा होता है कि मौत ही एक ऐसी लाइफ से निकलने का एकमात्र लॉजिकल तरीका है जो असहनीय दुख और बर्बादी से भरी है। अजीब बात यह है कि इस अंधेरे के साथ साथ एक बढ़ी हुई साइकिक सेंसिटिविटी भी हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे अबिस के इतने करीब होने से उन्हें ऐसी चीजें दिखती हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। उनमें एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, प्रीमोनिशन, भविष्य का पूर्वाभास या क्लेरवॉयंट, भविष्य देखने की शक्ति जैसा फील हो सकता है।
ये खास तौर पर नेगेटिविटी के मामले में सच है। वे लोगों और सिचुएशन के डार्क साइड को बहुत सही तरीके से पहचान सकते हैं। वे एक कमरे में जा सकते हैं और तुरंत वहां मौजूद लोगों के अनकहे तनाव या निराशा को महसूस कर सकते हैं। यह सेंसिटिविटी एक दोधारी तलवार है, जहां यह उन्हें लाइफ के छिपे हुए पहलुओं की गहरी समझ देती है, वहीं यह उन्हें दुनिया के दुख के प्रति अधिक कमजोर भी बनाती है, जिससे उनकी अपनी निराशा और बढ़ जाती है। ये इमोशनल लैंडस्केप बहुत अलग अलग भावनाओं वाला है। एक तरफ ठंडी कठोर निराशा है और दूसरी तरफ एक कच्ची लगभग डार्क सेंसिटिविटी है। ये अस्तित्व के सबसे काले पहलुओं के प्रति पूरी तरह से खुला होने जैसा है। वे सब कुछ महसूस करते हैं और जो वे सबसे ज्यादा महसूस करते हैं वह है हर जगह मौजूद बर्बादी और दुख। ये एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट थका देने वाली और अकेला कर देने वाली है, जिससे उनके लिए दूसरों के साथ हेल्दी आशावादी रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वे एक ऐसी दुनिया में फंसे हुए हैं जहां एकमात्र रियलिटी एक नेगेटिव रियलिटी है और उनका इमोशनल जीवन इस उदास और अनफॉरगिविंग नजरिए का लगातार प्रतिबिंब बन जाता है। वैसे तो सिफिलिनम की बर्बादी और निराशा की फीलिंग्स सब में सेम होती है, पर आदमी और औरातों में ये अलग अलग तरह से दिख सकती है, जो सोशल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करता है। आदमियों में इस मियाज्म की बर्बादी वाली एनर्जी बाहर की तरफ ज्यादा दिख सकती है। ये एग्रेसिव बिहेवियर, वायलेंस या अपनी और दूसरों की सेफ्टी की परवाह न करने के रूप में दिख सकता है। अंदर से सड़ा हुआ महसूस करने की फीलिंग बाहर दुनिया के खिलाफ गुस्से के रूप में निकल सकती है। वह ऐसा आदमी हो सकता है जो लड़ाई झगड़े करता हो, खतरनाक तरीके से ड्राइव करता हो या हाई रिस्क वाले काम करता हो, जैसे कि मौत को चैलेंज कर रहा हो। उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिव और एक्सप्लोसिव होता है, जो उसके अंदरूनी दर्द को बाहर निकालने का एक तरीका है। सिफिलिनम से अफेक्टेड आदमी इस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को अपने काम या एम्बिशंस में भी लगा सकता है, लेकिन नेगेटिव तरीके से। वह एक रूथलेस बिजनेसमैन हो सकता है जो बिना किसी रिमॉर्स के अपने कंपेटिटर्स को खत्म कर देता है, या ऐसा पॉलिटिशियन जो करप्शन और सैबोटाज से पावर में आता है। उसके हिसाब से दुनिया एक डॉग ईट डॉग जगह है और उसके एक्शंस बस इसी ग्रिम रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। उसकी निराशा सिनिकल पावर के मास्क के पीछे छिपी होती है। वह सोचता है कि जब सब कुछ करप्ट ही है तो क्यों न वह ही इस बर्बादी से फायदा उठा ले। डिस्ट्रक्शन पर यह बाहरी फोकस उसे पावरफुल और इंटिमिडेटिंग दिखा सकता है, जो उस होपलेसनेस के गहरे कुएं को छुपाता है जो उसे सच में चलाता है। और रातों में सिफिलिनम की कंडीशन ज्यादातर अंदर की तरफ मुड़ सकती है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी, बहुत ज्यादा सेल्फ निग्लेक्ट, ईटिंग डिसऑर्डर्स या अब्यूसिव और डैमेजिंग रिलेशनशिप्स में पड़ने के रूप में दिख सकती है। वह खुद से बहुत नफरत कर सकती है। ये मानती है कि वह प्यार और खुशी के लायक नहीं है। ये बिलीफ एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है, क्योंकि वह ऐसे पार्टनर्स और सिचुएशंस की तरफ अट्रैक्ट होती है जो उसकी वर्थलेसनेस की फीलिंग्स को कंफर्म करते हैं। उसकी बर्बादी अक्सर धीमी, ज्यादा शांत और उसके मेल काउंटरपार्ट की तुलना में ज्यादा अंदरूनी होती है। वह अपनी निराशा का बोझ चुपचाप उठाती है। उसका दर्द बाहरी दुनिया की नजरों से छिपा रहता है। इसके अलावा सिफिलिटिक औरत इनहेरिटेड गिल्ट या फैमिली कर्स की गहरी फीलिंग से अपनी कंडीशन को एक्सप्रेस कर सकती है। उसे लग सकता है कि वह अपने पूर्वजों के पापों की कीमत चुका रही है, या उसके फैमिली लाइन में एक खराब बीज है जो उसमें खत्म हुआ है। यह शराबखोरी, मेंटल इलनेस या दूसरे डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स के फैमिली हिस्ट्री से जुड़ा हो सकता है। उसकी निराशा सिर्फ पर्सनल नहीं है, यह जेनरेशनल है। वह अपने इतिहास से फंसी हुई महसूस करती है, बर्बादी की किस्मत से बचने में असमर्थ है जो उसके जन्म से बहुत पहले लिखी गई थी। एंसेस्ट्रल सफरिंग से यह गहरा कनेक्शन सिफिलिटिक मायाज्म के इनहेरिटेड डिके और इनएस्केपेबल डूम के थीम का एक पावरफुल एक्सप्रेशन है। सिफिलिनम स्टेट में फिजिकल बॉडी अक्सर अंदरूनी डीके, डिस्ट्रक्शन और माल फॉर्मेशन को दिखाती है। शिकायतें अक्सर गहरी और स्ट्रक्चरल होती हैं, जो बॉडी के फ्रेमवर्क को इफेक्ट करती हैं। सबसे खास फिजिकल सिम्पटम्स में से एक है हड्डियों का डार्ड। ये दर्द बहुत तेज, गहरा और बोरिंग होता है।
जैसे हड्डी में ड्रिल चलाई जा रही हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दर्द लगभग हमेशा रात में, शाम से सुबह तक और बढ़ जाता है। ये रात का एग्रेवेशन रेमेडी का एक की नोट है और मेंटल और इमोशनल डिस्पेयर को दर्शाता है, जो अंधेरे में और भी गहरा हो जाता है। व्यक्ति सूरज के डूबने से डर सकता है क्योंकि वह जानता है कि यह फिजिकल एगोनी की रात लेकर आएगा। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशंस के लिए एक और कॉमन जगह है। यहाँ टेंडेंसी अल्सरेशन और टिश्यू के डिस्ट्रक्शन की होती है। स्किन लीजन्स ठीक होने में स्लो हो सकते हैं, जो गहरे पंच आउट अल्सर में बदल जाते हैं, जिनमें कॉपर या पर्पलिश डिस्कलरेशन होता है। इन अल्सर से या किसी भी ओरिफिस से निकलने वाला डिस्चार्ज अक्सर ऑफेंसिव और एक्रिड होता है, जो रॉटननेस और डीके की थीम को और मजबूत करता है। नेसल बोन्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिससे सैडल नोज डिफॉर्मिटी हो सकती है या तालू में परफोरेशन हो सकते हैं। ये फिजिकल डिफॉर्मिटीज बॉडी के अंदर चल रही डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस का एक क्लियर और विजिबल साइन है। व्यक्ति के अंदरूनी टूटने की फीलिंग का फिजिकल मैनिफेस्टेशन। फिजिकल स्ट्रक्चर में असिमेट्री और डिफॉर्मिटी की भी एक खास टेंडेंसी होती है। दांत मालफॉर्म्ड, नॉच्ड हो सकते हैं या आसानी से सड़ सकते हैं, खासकर मसूड़ों के पास। फिजिकल डेवलपमेंट रुक सकता है या इरेगुलर हो सकता है। बॉडी का एक साइड दूसरे से अलग दिख सकता है। असिमेट्री की ये कमी अंदरूनी डिसहार्मनी और इस फीलिंग को दर्शाती है कि व्यक्ति के मेकअप में कुछ फंडामेंटली गलत है। ये सुपरफिशियल इश्यूज नहीं है, ये वाइटल फोर्स में एक गहरे डिस्टरबेंस की ओर इशारा करते हैं। वही ब्लूप्रिंट जो बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस को गाइड करता है। बॉडी खुद डिस्ट्रक्शन के अंडरलाइंग मायास्मेटिक इन्फ्लुएंस का एक प्रूफ बन जाती है। आखिर में एक सिफिलाइनम इंडिविजुअल का जनरल कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर हो सकता है, जिसमें वेल चोजन रेमेडीज के लिए कमजोर रिस्पांस होता है। उनमें प्रॉपर हीलिंग रिस्पांस देने के लिए जरूरी वाइटल फोर्स की कमी लगती है। वे अक्सर टेम्परेचर चेंजेस के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, खासकर सूरज की गर्मी के प्रति, और उन्हें थकान और वीकी का एक जनरल सेंस महसूस हो सकता है। उनका अपीयरेंस पीला और बीमार हो सकता है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, जिससे उन्हें एक हॉन्टेड लुक मिलता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ फोर्स डीके के खिलाफ लगातार अंदरूनी लड़ाई से धीरे धीरे खत्म हो रही है। फिजिकल बॉडी अपनी वीकी और स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन की टेंडेंसी में मेंटल और इमोशनल स्टेट ऑफ रूइन को परफेक्टली दर्शाती है। तो आखिर में सिफिलिनम होम्योपैथी में इंसान के दुखों की सबसे गहरी और सबसे डार्क स्टेट्स में से एक है। यह बर्बादी, सड़ांध और चारों तरफ फैली निराशा से भरी एक स्टेट है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी इंसान को सिफिलिनम का केस माने जाने के लिए उस रेमेडी के हर एक सिम्टम को दिखाना जरूरी नहीं है। होम्योपैथी कोई चेकलिस्ट नहीं है। जो चीज मायने रखती है वो है उसका सेंट्रल थीम, अंडरलाइंग फीलिंग, रेमेडी का सॉन्ग। एक इंसान को सिर्फ रात में हड्डियों में दर्द और बहुत ज्यादा होपलेसनेस हो सकती है, या शायद ऑब्सेसिव वॉशिंग और अंदर से करप्ट होने का एहसास हो सकता है। जब तक पूरी बर्बादी का कोर डिल्यूजन मौजूद है, सिफिलाइनम पर विचार करना चाहिए। इस रेमेडी की ओर इशारा करने वाले की साइंस मेंटल और फिजिकल दोनों हैं। मेंटल प्लेन पर हम देखते हैं गहरा डिस्पेयर, नाहिलिज्म, मौत और सडांध में फैसिनेशन, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंपल्सेस और अंदरूनी सडांध के एहसास से पैदा हुए ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर्स। फिजिकल प्लेन पर हम देखते हैं रात में और ज्यादा होने वाला हड्डियों का गहरा बोरिंग दर्द, अल्सरेशन और टिश्यू डिस्ट्रक्शन की टेंडेंसी, फिजिकल डिफॉर्मिटीज और ऑफेंसिव डिस्चार्जेस। इन मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन जो सभी डिस्ट्रक्शन के सेंट्रल थीम के इर्द गिर्द घूमते हैं, सिफिलिनम की साफ तस्वीर बनाते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप को पहचानना हमारी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में बहुत जरूरी है। एक सिफिलिनम केस सुपरफिशियल रेमेडीज से ठीक नहीं होगा। इंसोम्निया, स्किन रैश या एंजाइटी को अलग अलग प्रॉब्लम्स की तरह ट्रीट करने की कोशिश फेल हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बहुत गहरी जड़ की ब्रांचेस है। हमें अंडरलाइंग मायास्मेटिक स्टेट को समझना चाहिए और एक ऐसी रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी चाहिए जो टोटलिटी को एड्रेस करे, यानी डिस्पेयर के कोर फीलिंग को। जब सही रेमेडी, अक्सर सिफिलिनम, दी जाती है
तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गहरा हो सकता है। ये ऐसा है जैसे सबसे अंधेरे कमरे में एक लाइट जला दी गई हो, जो अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। आखिर में सिफिलिनम को समझना हमें इंसान की स्पिरिट की रेजिलियंस सिखाता है और होम्योपैथी की शक्ति सिखाता है कि वह गहरे से गहरे दुखों को भी ठीक कर सकती है। यह हमें सरफेस से परे देखने के लिए चैलेंज करता है, अपने पेशेंट्स की कहानियों को खुले दिल से सुनने के लिए और उन गहरे अंडरलाइंग पैटर्न्स को समझने के लिए जो उनकी सिकी को कंट्रोल करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग स्टेट के एसेंस को समझकर हम उन लोगों को उम्मीद देने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं जिन्हें कोई उम्मीद नहीं है डिस्ट्रक्शन की लहर को पलटने के लिए, और अपने पेशेंट्स को निराशा के किनारे से होलनेस, स्टेबिलिटी और पीस भरे जीवन की ओर वापस लाने में मदद करने के लिए।